आज हमारे पास एक ऐसी कहानी का सार है जो सच में झकझोर कर रख देती है। ये एक स्पेशल फोर्सेस सैनिक टोबी गटरेज की कहानी है। हाँ। जिनकी दुनिया बस एक पल में एक गोली ने पलट दी। हमें इस संस्मरण का एक काफी विस्तृत चैप्टर दर चैप्टर सार मिला है। हाँ, और ये सार हमें सीधे उस लम्हे में ले जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर उस लंबे मुश्किल रास्ते पर जहां टोबी ने अपनी जिंदगी और पहचान को फिर से पाने की कोशिश की। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें हिम्मत, पहचान और इंसानियत के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही, जैसा सार बताता है, बेहद नाटकीय और हिंसक है। एक ऑपरेशन के बीच टोबी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। गर्दन में गोली। हाँ, गर्दन में लगी एक गोली उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। सार की शुरुआत में ही वो सदमा, वो अफरा तफरी और जिंदगी और मौत का खेल साफ महसूस होता है। और ये तुरंत हमें इंसान के शरीर की कितनी नाजुक है ये, इसका एहसास कराता है। बिल्कुल। साथ ही ये भी कि कैसे एक झटके में आपकी पहचान, आपका वजूद आपसे छिन सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फिल्मी हीरो की वापसी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी को खरोच से टुकड़ा टुकड़ा जोड़ने का एक बहुत ही कच्चा, दर्दनाक और लंबा संघर्ष है। ये उस सच्चाई को दिखाता है जिससे हम अक्सर शायद देखना नहीं चाहते हैं। सही कहा। लेकिन इस भयानक हादसे से पहले टोबी कौन थे? कहानी हमें उनकी शुरुआती जिंदगी में ले जाती है। उनके बड़े होने का माहौल, वो क्या चीजें थी जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, और उनके व्यक्तित्व की वो खासियतें जिन्होंने उन्हें फौज और फिर स्पेशल फोर्सेस जैसी एलीट इकाइयों की तरफ खींचा। उद्देश्य की तलाश। हाँ, जिंदगी में एक मकसद की तलाश, और बेशक वो बेहद कठिन ट्रेनिंग। दिलचस्प बात यह है कि ये सार हमें स्पेशल फोर्सेस की दुनिया की एक अंदरूनी झलक भी देता है। वो भाईचारा, वो ऊंचे मापदंड और वो गजब की मानसिक मजबूती जो इन यूनिट्स की पहचान होती है। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास उभरता है। एक तरफ वो आत्मविश्वास से भरा, शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम नौजवान फौजी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो इंसान जो बाद में अपनी कमजोरी और लाचारी से पहचाना जाएगा। बहुत अहम नुक्ता है ये दिखाता है कि हमारी पहचान कितनी ज्यादा हमारी शारीरिक क्षमताओं से जुड़ी होती है, और कैसे फौजी सेवा जैसी चीजें जिंदगी को एक गहरा मतलब देती है। सही। फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल गया। वो ऑपरेशन, जाहिर है गोपनीय डिटेल्स दिए बिना उस खास ऑपरेशन का जिक्र है, और एक्शन के दौरान ही टोबी की गर्दन में गोली लग जाती है। और ये कोई मामूली चोट नहीं थी। गोली ने उनकी रीढ़ की हड्डी को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया कि गर्दन के नीचे का हिस्सा लगभग पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। ओह। इसके फौरन बाद का मंजर पूरी तरह अफरा तफरी का था। घायल को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद, मेडवैक। हाँ, मेडवैक। फ्रंटलाइन पर दी जाने वाली फौरी डॉक्टरी मदद, और आखिरकार किसी स्पेशलिस्ट अस्पताल तक पहुंचना। सार में यह भी बताया गया है कि ऐसे भी पल आए जब डॉक्टर इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखना भी चाहिए या नहीं। हालत इतनी गंभीर थी। हाँ, ये दिखाता है कि हालत कितनी नाजुक थी। उस वक्त उनके साथियों, डॉक्टरों और परिवार की क्या हालत हुई होगी, और उनके बचने की उम्मीद कितनी कम थी, इस पर भी जोर दिया गया है। यहाँ किस्मत का खेल और जिंदगी और मौत के बीच का वो महीन धागा बहुत साफ नजर आता है। बिल्कुल। एक सेकंड में आपकी पूरी दुनिया पलट सकती है। और ये सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं थी, ये उनके पूरे वजूद पर एक हमला था। अस्पताल पहुंचने के बाद का समय भी किसी जंग से कम नहीं था। डॉक्टर और परिवार एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे थे। शुरुआती दिन इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में बीते। हाँ, आईसीयू। लगातार नई नई मेडिकल मुश्किलें सामने आ रही थी, और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित था। जैसा हमने कहा, कई बार तो डॉक्टरों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। बचने की संभावना इतनी कम लग रही थी। यहाँ कई तरह की मेडिकल दिक्कतें सामने आई। इन्फेक्शन का खतरा, सांस लेने में गंभीर परेशानियां जिसके लिए शायद वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो। ये वो वक्त था जब उनकी ठीक होने की उम्मीद पर बार बार सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की छोटी किरणें भी थी, छोटी छोटी कामयाबियां, और फिर नाकामी का दर्द। हाँ। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ था। और यही ये देखना दिलचस्प है कि टोबी की पिछली फौजी मानसिक ट्रेनिंग, हाँ, वो शायद किसी तरह काम आई हो। वो अंदरूनी मजबूती, वो हार न मानने की जिद, भले जिस्म साथ छोड़ रहा था। कहानी कोशिश करती है कि टोबी के अंदर क्या चल रहा था उसे भी पकड़े जितना मुमकिन हो। हाँ। अपनी आजादी, अपना कंट्रोल खो देने का वो गहरा सदमा, और फिर धीरे धीरे इस नई बेहद सीमित जिंदगी की सच्चाई को कबूल करने की तरफ बढ़ते पहले लड़खड़ाते कदम। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो शायद बाहर से ज्यादा
उनके अंदर चल रही थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है देखभाल से जुड़े नैतिक सवालों पर। जिंदगी की गुणवत्ता ज्यादा जरूरी है या सिर्फ जिंदा रहना? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ मेडिकल सवाल नहीं थे, ये गहरे इंसानी और नैतिक सवाल थे जिनका सामना टोबी और उनके परिवार को करना पड़ा होगा। अस्पताल के उस सबसे मुश्किल दौर के बाद शुरू हुआ पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन का लंबा, कभी न खत्म होने वाला लगने वाला सफर। हाँ, सार ये साफ करता है कि ये प्रक्रिया सीधी नहीं थी। इसमें उतार चढ़ाव थे, अच्छे दिन थे, बुरे दिन थे। बिल्कुल। इसमें अनगिनत फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसे सेशन शामिल थे। कुछ शारीरिक काम करने की क्षमता अगर वापस आई भी तो बेहद धीमी रफ्तार से। बहुत धीमी। उन्हें बात करने के नए तरीके सीखने पड़े और दूसरों पर निर्भर रहने की सच्चाई से भावनात्मक रूप से जूझना पड़ा। बिल्कुल। सार में हमें रिहैब की कुछ ठोस चीजों का अंदाजा मिलता है, जैसे बोलने की थेरेपी, सांस लेने में मदद के लिए खास ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी की अंतहीन कोशिशें। जो लोग उनकी देखभाल कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सें हों या थेरेपिस्ट, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं थी, भावनात्मक पड़ाव भी थी। शायद महीनों बाद पहली बार हंसना, कोई मतलब की बातचीत कर पाना। हाँ, छोटी छोटी जीतें। छोटी जीतें, बिल्कुल। या शायद पहली बार व्हील चेयर पे अस्पताल के बाहर की दुनिया देखना। इस सब के बीच गुस्सा भी था, अपने पुराने सेल्फ मतलब जो वो पहले थे उसके लिए दुख भी था। हाँ, जाहिर है। और कभी कभी मुश्किल हालात में भी हंसी या इंसानियत के पल भी आते थे। सार बताता है कि कैसे उन्हें नई तकनीकों, देखभाल करने वालों और रोजमर्रा की जिंदगी में ढलने के लिए मुश्किल बदलावों का सहारा लेना पड़ा। और ये रिश्तों पर पड़ने वाले भारी दबाव को भी दिखाता है, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो या परिवार। सही। दूसरों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी गरिमा बनाए रखना और ताकत या मजबूती शब्द का मतलब ही बदल जाना, ये इस दौर का सबसे बड़ा संघर्ष था। मतलब ताकत अब फिजिकल नहीं रही। हाँ, ताकत अब मांसपेशियों में नहीं थी, बल्कि इस नई मुश्किल सच्चाई को हर रोज झेलने और उसमें जीने का रास्ता खोजने में थी। जैसे जैसे जान का खतरा टलता गया और मेडिकल इमरजेंसी कम हुई, वैसे वैसे और भी गहरे अस्तित्व से जुड़े सवाल उठने लगे। टोबी को इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि जब आपकी शारीरिक क्षमताएं आपसे छीन ली जाती हैं, तो एक मर्द होने का, एक फौजी होने का, एक भाई या एक साथी होने का मतलब क्या रह जाता है? पहचान का संकट। बिल्कुल। सार बताता है कि वो गुस्से, गहरी उदासी यानी डिप्रेशन और कभी-कभी अपराध बोध से भी जूझे, खासकर उस अपराध बोध से जो किसी हादसे में बच जाने वाले महसूस करते हैं। सर्वाइवर्स गिल्ट। हाँ, सर्वाइवर्स गिल्ट, ये सोचना कि मैं क्यों बच गया। लेकिन इसी अंधेरे में वो जिंदगी में नए मकसद तलाशना भी शुरू करते हैं। हो सकता है ये दूसरे घायल फौजियों की मदद करना हो, उनके लिए आवाज उठाना हो। अच्छा। या लोगों को अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित करना हो, या शायद बस अपने चाहने वालों के लिए मौजूद रहना ही एक नया मकसद बन गया हो। ये दिखाता है कि ठीक होना सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, ये एक सामाजिक और नैतिक प्रक्रिया भी है। यहाँ जिंदगी का मतलब सिर्फ कुछ कर पाने या उपयोगी होने से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का विचार आता है, यानी किसी बड़े हादसे के बाद ना सिर्फ उसे उभरना, बल्कि उसे कुछ सीखकर एक इंसान के तौर पर और विकसित होना। ये अपनी पहचान को फिर से गढ़ने जैसा था, ईंट दर ईंट। कहानी इस पर भी रोशनी डालती है कि इन सब का उनके रिश्तों पर क्या असर पड़ा। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। देखभाल करने की जिम्मेदारी रिश्तों को और मजबूत भी कर सकती है या उनमें पहले से मौजूद दरारों को और चौड़ा भी कर सकती है। इसके साथ ही पैसे, रुपए और सरकारी कामकाज से जुड़ी मुश्किलें भी थीं। सरकारी मदद मिलना, मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच बनाए रखना। बिल्कुल प्रैक्टिकल मुश्किल है। सार में ऐसे पलों का भी जिक्र है, तो कहते हैं कि हमारा समाज गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव करता है। अच्छा। कहीं कोई दोस्त उम्मीद से बढ़कर साथ देता है, तो कहीं सरकारी सिस्टम या संस्थाएं निराश करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों का अंदाजा मिलता है। घर को जरूरत के हिसाब से बदलना, देखभाल करने वालों का इंतजाम और उनका शेड्यूल, और परिवार वालों पर पड़ने वाला भारी भावनात्मक बोझ। ये सब दिखाता है कि उनकी जिंदगी कितनी पेचीदा हो गई थी। ये हमें एक दूसरे पर निर्भरता, एहसानमंदी और कभी-कभी शायद शिकायत या खींच जैसे मानवीय एहसासों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस सैनिक और ऐसी गंभीर चोट से उभरने वाले शख्स के तौर पर उन पर लोगों का ध्यान जाना लाजमी था। हाँ, बिल्कुल। मीडिया इंटरव्यू, भाषण देने के न्योते और कभी-कभी लोगों की जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी या दखल अंदाजी भी। हाँ,
सार इस बात पर भी आता है कि टोबी इस अटेंशन को कैसे संभालते हैं, वो अपनी कहानी दुनिया के सामने कैसे रखते हैं, इस पर अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखते हैं। और ये भी कि कैसे अक्सर पूर्व सैनिकों या विकलांगता के बारे में समाज में जो बातें होती हैं वो कितनी सतही या अधूरी हो सकती हैं। यहाँ एक टकराव दिखता है। एक तरफ समाज की बनाई हुई हीरो वाली छवि, हाँ, वो प्रेरणादायक कहानी, बिल्कुल पब्लिक मिथ मेकिंग, और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी की कड़वी सच्चाई। लेखक की कोशिश दिखती है कि वो एक सच्ची कहानी बताएं, न कि सिर्फ एक साफ सुथरी आसानी से हजम होने वाली प्रेरणादायक कहानी। सही। ये अपनी कहानी पर किसका हक है? नैरेटिव ओनरशिप और किसे अपनी बात कहने का मौका मिलता है? विजिबिलिटी पॉलिटिक्स इन मुद्दों को भी छूता है। कौन तय करता है कि कहानी कैसे सुनाई जाएगी? कहानी के आखिर के अध्यायों में लेखक अक्सर उन सबक पर सोचते हैं जो उन्होंने इस पूरे सफर में सीखे। वो शायद कुछ ठोस काम या भूमिकाएं अपनाते हैं, जैसे किसी चैरिटी के लिए काम करना, दूसरों को सलाह देना या भाषण देना। हाँ, वो कुछ बुनियादी इंसानी मूल्यों को रेखांकित करते हैं, एकजुटता, मुश्किल हालात से लड़ने की हिम्मत यानी रेजिलियंस, मुश्किल में भी हंसने की क्षमता, ह्यूमर, और विनम्रता। यहाँ छोटी छोटी जीतों और लगातार बनी रहने वाली मुश्किलों दोनों का यथार्थवादी चित्रण है। अगर उन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया या कोई सार्वजनिक भूमिका निभाई तो उसका जिक्र मिलता है। और आखिर में जिंदगी के मकसद और मौत की सच्चाई पर उनके गहरे विचार सामने आते हैं। लहजा अब ज्यादा चिंतनशील हो जाता है। हाँ। और एक तरह से पाठक को भी सोचने का न्योता दिया जाता है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हम इतने बड़े नुकसान का सामना कैसे करेंगे। ये दिखाता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ कुछ बड़ा हासिल करने में नहीं है, बल्कि जीने के तरीके में है, और शायद एक नए तरीके से ही सही दूसरों की सेवा या मदद करते रहने में है। बिल्कुल। कहानी का अंत हमें वापस इंसानियत के मूल तत्वों पर ले आता है। आभार, कुछ सवाल जो शायद हमेशा अनसुलझे रहेंगे, और ये एहसास कि रिकवरी एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं जिसे पा लिया गया हो। अंत में एक ऐसी पंक्ति है जो हिम्मत या लचीलेपन, रेजिलियंस को उसके असली उलझे हुए मानवीय रूप में दिखाती है। सही। ना कि उस साफ सुथरे फिल्मी हीरो वाले अंदाज में जिसे हम अक्सर देखना चाहते हैं। तो इस पूरी कहानी से निकलने वाले मुख्य सबक क्या हैं? यकीनन पहचान और उसे फिर से बनाने का सवाल सबसे बड़ा है। हाँ। जब वो चीजें जो आपको परिभाषित करती थी, वो क्षमताएं चली जाती हैं, तब आप कौन रह जाते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और लचीलेपन, रेजिलियंस का असली मतलब क्या है? ये कोई फिल्मी गाना नहीं है जहां हीरो कुछ हफ्तों में ठीक होकर वापस आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर रोज की अक्सर दर्दनाक और थका देने वाली लड़ाई है। साथ ही एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। कैसे ऐसी स्थिति हमें सिखाती है कि आजादी या इंडिपेंडेंस असल में एक सामाजिक धारणा है और हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके अलावा नैतिकता और मेडिकल साइंस से जुड़े सवाल भी उठते हैं, खासकर जिंदगी और मौत से जुड़े फैसलों के संदर्भ में। और ये भी कि कैसे समाज में चलने वाली कहानियां, खासकर प्रेरणा देने वाली कहानियां, असल जिंदगी की जटिलताओं और संघर्षों को छुपा सकती हैं या सरल बना सकती हैं। बिल्कुल। ये सब हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम बहादुरी, प्रेरणा और मानवीय संघर्ष को कैसे देखते और समझते हैं। टोबी गटरिच की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ जिस्मानी फौलाद में नहीं होती, ताकत उस हिम्मत में भी होती है जिससे इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी गरिमा बनाए रखता है, मदद मांगने का हौसला दिखाता है और राख के ढेर में से जिंदगी का एक नया मतलब ढूंढ निकालता है। और ये कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम एक समाज के तौर पर उन लोगों की कहानियों को कैसे सुनते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नुकसान या सदमा झेला है? क्या हम सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रेरणा ढूंढते रह जाते हैं, या हम वाकई उनके संघर्ष की जटिलता, उनके दर्द और उनकी पूरी इंसानियत को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।